नमस्कार, जनमुखी लाइव से मैं अंशुमान राय। मित्रों, आज डॉक्टर्स डे है। वैसे तो डॉक्टर्स डे हर वर्ष 1 जुलाई को हम स्वर्गीय विधान चंद्र राय के जन्म दिवस के अवसर पर मनाते हैं। विधान चंद्र राय जो देश के महान शिक्षा शास्त्री, स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे और जिन्होंने जीवन भर निस्वार्थ भाव से मरीजों की सेवा की। स्वतंत्रता संग्राम में जहां वो अग्रणी होकर लड़े, वहीं राजनेता के रूप में भी उनके किए कार्यों को लोग आज भी याद करते हैं। वे बंगाल के पहले मुख्यमंत्री बने। आज चिकित्सक दिवस कोरोना काल में मनाया जा रहा है, तो ऐसे मौके पर हम नगर के उन कोरोना योद्धाओं से बात करने की कोशिश करते हैं जो कोरोना में अग्रिम पंक्ति पर न होते हुए भी, अग्रिम मोर्चे पर नहीं है, फिर भी उन्होंने मरीजों की सेवा के लिए जिस निस्वार्थ भाव से अपना समय दिया है, जिस तरह से मरीजों के साथ लगातार संपर्क में रहे, तो उनकी बातों को हम जानने के लिए आइए नगर के कई प्रमुख चिकित्सकों से बात करते हैं और उनकी इस कोरोना काल में उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश करते हैं। ऑब्स्टेट्रिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ। तो देखिए, जो इनफर्टिलिटी के पेशेंट हैं वो तो वेट कर सकते हैं, है ना, उनके लिए बहुत जल्दी नहीं थी। लेकिन जो ये स्त्री रोग संबंधी परेशानियां हैं, और सबसे बड़ी बात है कि जो गर्भावस्था संबंधी परेशानियां हैं, जैसे कि नॉर्मल डिलीवरी होना, मीन्स की बच्चे का जन्म होना, वो तो रोका नहीं जा सकता है, चाहे वो कोरोना काल हो चाहे और कोई भी काल हो। तो हम लोगों को तो उसको देखना ही पड़ता था, उसको टैकल करना ही पड़ता था, डिलीवरी करानी पड़ती थी। शुरू में बहुत सी गाइडलाइंस नहीं थी कि कैसे इसको अपने आप को बचाना है, किस तरह से पीपीई किट पहनना है। जब एकदम से तुरंत कोरोना शुरू हुआ था तो इस वायरस के बारे में और बहुत सी इसको कैसे प्रिवेंट करना उसके बारे में नहीं पता था। तो शुरू में तो बहुत सी परेशानियां हुई। अब धीरे धीरे जब पता चलने लगा कि किस तरह से सैनिटाइज करना है, सोडियम हाइपोक्लोराइट है, 75% अल्कोहल है, और किस तरह से पीपीई किट पहनना है, किस तरह से मरीजों को और अपना बचाव करना है, किस तरह से हॉस्पिटल का सैनिटाइजेशन करना है, तो तरह तरह की गाइडलाइंस आई। तो उसको लेकर के अभी तो बहुत स्थिति पहले से बहुत अच्छी है और हम लोग उसको समझ पा रहे हैं, कर पा रहे हैं। और अब ये भी है कि धीरे धीरे उतना डर अब कहीं थोड़ा कम हो रहा है, क्योंकि स्थिति समझ में आने की वजह से। लेकिन अभी भी ये सोशल डिस्टेंसिंग करने में, पेशेंट को समझाने में कि भाई आप मास्क लगा के रखो और सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखो, उसमें थोड़ी परेशानी आ रही है। पर हम लोग डॉक्टर्स पेशेंट से सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बना पा रहे हैं कि अगर डिलीवरी करानी है तो बहुत प्रिकॉशन लेना पड़ रहा है, ऑपरेशन करना है अगर इमरजेंसी तो बहुत प्रिकॉशन लेने पड़ रहे हैं, क्योंकि उसमें तो सोशल डिस्टेंसिंग हो ही नहीं सकती है। तो पेशेंट का प्रोटेक्शन करके, अपना प्रोटेक्शन करके और काम कर रहे हैं। तो ये कोरोना ने बहुत कुछ हम लोगों को सिखाया है और बहुत तनाव भी दिया है, और लेकिन अब हर परिस्थिति से निकलना हम लोगों का जैसे करना ही होता है। और आप जैसे कह रहे कोरोना वॉरियर्स हैं, तो कुछ लोग तो कोरोना वार्ड में कोरोना के पेशेंट के साथ लड़ रहे हैं। हम लोगों को बहुत से ऐसे इमरजेंसी पेशेंट आते हैं जबकि हम उनका टेस्ट भी नहीं करा सकते, वो एकदम से लैंड होते हैं, तो हमको पता नहीं होता है कि एक्चुअली में ये कोरोना से सफ़र कर रहे हैं कि नहीं सफ़र कर रहे हैं, और उसी में हम लोग को उनकी डिलीवरी करानी पड़ती है। तो ये थोड़ा सा डर का वातावरण पैदा। मैनेजिंग डायरेक्टर एवं लेप्रोस्कोपी सर्जन, पेट रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस.जे. पटेल, उपकार हॉस्पिटल, सुंदरपुर, वाराणसी। इस समय कोविड-19 के पीरियड में हॉस्पिटल में रोगियों के आने की संख्या, मतलब पब्लिक बाहर न चलने से काफ़ी परेशानी हो रही है, और इस ड्यूरेशन में तमाम सारे गंभीर रोगी भय के चलते और दूसरे परिवहन न चलने की वजह से उनको बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ा। लेकिन अब यह है कि जो इमरजेंसी पेशेंट हैं या जो भी कुछ रोगी गंभीर रोगी हैं वो आ रहे हैं, और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए और यहाँ पर जो हाथ धोने की सुविधा है, टेम्परेचर लेने की सुविधा है, थर्मल स्कैनिंग करते हुए, दूरी मेंटेन करते हुए रोगी देखे जा रहे हैं। और जो भी उसमें आवश्यक रोगी ऑपरेशन के लिए आवश्यक है, अति आवश्यक है, उनका ऑपरेशन भी पीपी किट पहन करके किया जा रहा है, और पूरा ध्यान रखते हुए ताकि खुद भी बचे और रोगी बचे और रोगी के साथी बचे। सिगरा से बोल रहा हूँ, ENT क्लिनिक
के नाम से मेरा हॉस्पिटल है। लॉकडाउन के दौरान सबसे ज़्यादा तकलीफ उन मरीजों को हुई जिनमें ऑपरेशन की अत्यधिक आवश्यकता थी। हमारे विभाग में या ईएनटी में अधिकतर ऑपरेशन बेहोश करके किए जाते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा संक्रमण फैलने की संभावना है। जो ऑपरेशन सुन करके किए जाते हैं या जिनमें स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है उसमें नहीं प्रॉब्लम, लेकिन जिनमें बेहोश करके किया जाता है और जिनमें तत्काल ऑपरेशन की आवश्यकता होती है, उस सारे मरीजों में तकलीफें दिक्कतें हैं। उनको अदर सेंटर्स में रेफ़र करना पड़ता है और वहाँ भी जैसे बीएचयू जैसे सेंटर पे भी सारे ऑपरेशन बंद हैं। सामान्य जो मरीज हैं, जो सामान्य तकलीफ जैसे कान में मैल हो या जुकाम है या जिनमें केवल दर्द है, उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि अभी प्रशासन की ओर से सामान्य ओपीडी अभी जाकर के अलाउ हुई है 15-20 दिनों पहले। लॉकडाउन के समय किसी भी तरह की कोई ओपीडी अलाउ नहीं थी, तो फ़ोन के द्वारा या कभी कभी वीडियो कॉलिंग के द्वारा कुछ दवाओं का बताना संभव हो सका था। टेलीमेडिसिन अभी पूरी तरह से चलन में नहीं है, उसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन हैं, उसके बहुत सारे लिमिटेशंस हैं। मैं डॉक्टर राजीव गुप्ता, इसमें गैलेक्सी में मेडिसिन डिपार्टमेंट में हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ। लॉकडाउन के टाइम में सबको काफ़ी दिक्कत हो रही थी, सारे पेशेंट को दिक्कत हो रही थी। बेसिकली मैं जैसे कार्डियक पेशेंट, हाइपरटेंसिव पेशेंट और डायबिटिक पेशेंट को डील करता हूँ, तो आना जाना तो मुश्किल था ही थे, कोई आ नहीं पा रहा था। तो जो भी पेशेंट थे हम लोग कोशिश कर रहे थे उनको फ़ोन पे हेल्प करने की, लेकिन फ़ोन की अपनी लिमिटेशन होती है। तो दूसरा रास्ता निकाला गया था वीडियो कॉलिंग के द्वारा। तो क्योंकि हम लोग अधिकतर पेशेंट गांव के रहते हैं, तो उनके पास कई बार इस तरह का फ़ोन नहीं रहता कि वीडियो कॉलिंग कर पाएँ, व्हाट्सएप नहीं रहता या कोई और इस तरह का नहीं रहता है, तो उनसे नॉर्मल फ़ोन से बात होती थी। जिनके यहाँ बच्चे थोड़े एडवांस टाइप के थे, जिनके पास इस तरह का फ़ोन था, हम लोग वीडियो कॉल से बात किया करते थे। तो प्रॉब्लम तो थी, लेकिन फिर भी हम लोग डील करने की कोशिश करते थे। जैसे होता रहा, वही पेशेंट अपना बीपी चेक करवा लेता था और वो बीपी बता देता था। अगर लगता है कंट्रोल में नहीं है तो हम लोग डोज को एडजस्ट कर दिया करते थे। वही हाथ शुगर का था, तो बीपी शुगर चेक कर लेते थे। अगर किसी को चेस्ट पेन हो रहा है, उनके लोकल फैसिलिटी में ईसीजी करवा सकते हैं, तो हम लोग ईसीजी करवा लिया करते थे और व्हाट्सएप के थ्रू ईसीजी देख करके उनको एडवाइस कर देते थे। ये हम लोग उन्हीं पेशेंट करते हैं जिनका पुराना ट्रीटमेंट चल रहा था। कोई नए पेशेंट हम लोग उसमें उसको नहीं एनरोल करते थे, क्योंकि जिसको हमने कभी देखा नहीं है, उसका कुछ आइडिया नहीं है, तो ऐसे दवा बताना ठीक नहीं रहता है। तो जिस पेशेंट को हम लोग कई सालों से देख रहे हैं, उनकी पूरी हिस्ट्री में उनको पता रहती है, तो हम उनसे फ़ोन के द्वारा या वीडियो कॉल के द्वारा हम लोग करते थे। दवाइयाँ चूँकि जो नॉर्मली हम बताते हैं सब मल्टीनेशनल कंपनी की रहती है, हर शहर में हर गाँव में मिल जाती है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। लेकिन हाँ, ये तो है ही है कि जो फेस टू फेस पेशेंट देख के या खुद हम जो उसको ऑस्कल्टेट करके उनके हार्ट का साउंड सुन के, चेस्ट का साउंड सुन के तो देख पाते, सब नहीं कर पा रहे थे। अब जो लॉकडाउन हमारे देश में लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, एज ऑफ दैट हम सभी डेंटिस्ट ने भी अपनी क्लिनिक्स बंद कर दी और जितनी भी गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, गवर्नमेंट के जो भी नॉर्म्स थे, उसको फॉलो करते हुए प्रॉपर वे में हमने क्योंकि हमें लगता था उस वक्त लॉकडाउन के फेज में क्लिनिक बंद करना ही एक सही और उचित उपाय था। सभी डरे हुए थे, जैसे पेशेंट डरा हुआ था, हम डॉक्टर भी डरे हुए थे, क्योंकि जिस तरीके से ये कोरोना वायरस का इन्फेक्शन फैल रहा था, जो कि एक ओरो कंटैक्ट सलाइवेशन के प्रोसेस में कंटैक्ट होने कम्युनिकेट हो रहा था, तो एक डर था हम सभी को और हमें भी डर था कि कहीं ना कहीं अगर हमने हमारी तैयारियां पूरी नहीं की तो हमने उस लॉकडाउन के फेज में हमने सिस्टम को अपडेट किया। पेशेंट को पेन था, दिक्कत थी, दर्द दांत का बहुत तेज होता है, जो कि अनबियरेबल होता है। जब हमें भी लगा कि एज ए वी आर डॉक्टर्स, वी आर वैरियर्स, तो हम भी सोसाइटी में हमें लगा कि हमारे पेशेंट सफ़र कर रहे हैं पेन से, दर्द से, दिक्कत से, तो हमने भी एक इमरजेंसी के बेस में पहले पेशेंट को अपने नंबर्स दिए, जिससे कि थ्रू वो हमसे कम्युनिकेट कर सके। कम्युनिकेट करने का मेन पर्पस था कि पेशेंट को एटलीस्ट ये लगे कि इस कोरोना काल जो कोविड-19 की कंडीशन है जिसमें कि पूरा देश बंद है, उस समय भी पेशेंट को ये न लगे कि हमारा डॉक्टर हमसे दूर है। तो ये एश्योरेंस देने के लिए हमने इमरजेंसी फोटो टेली व्हाट्सएप कंसल्टेशन स्टार्ट किया, पेशेंट को फ़ोन पे दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की, प्रिस्क्रिप्शन भेजे, जिससे कि पेशेंट एटलीस्ट उसका पेन सबसाइड करे। फिर जब चीज़ें थोड़ी ओपन होने लगी तो हमने पेशेंट को एक प्रोटोकॉल बनाया। उस प्रोटोकॉल के तहत हमने पेशेंट को जिन पेशेंट को बहुत अर्जेंट था, जिनको बिना
क्लिनिक आए हुए हम दवा देने के बाद भी आराम नहीं हो रहा था, तो उन पेशेंट्स को हमने एक फ़ोटो वीडियो प्रोटोकॉल्स बना के भेजा कि अगर आपको अर्जेंट है क्लिनिक आना इस कंडीशन में, तो आप इस तरीके से हमारे क्लिनिक आएंगे। हमने अपनी प्रॉपर क्लिनिक की पूरी तैयारियाँ की विद एडवांस मोस्ट सेफ प्रोटोकॉल जो हम क्लिनिक में फॉलो कर सकते थे एज जो कि हमने कभी पहले नहीं किया था। हमने उस चीज़ों को अपडेट किया, अपने सिस्टम को अपडेट किया, पीपी किट से लेके फेस मास्क, ग्लव्स, थर्मामीटर चेक, एवरीथिंग। हमारे स्टाफ को प्रॉपर ट्रेनिंग दी। एज ऑफ दैट हमने सिर्फ इमरजेंसी स्टार्ट किया। उन पेशेंट जिनको बहुत दर्द था उनको एक प्राइमरी मैनेजमेंट किया, क्लिनिक बुला के उनको देखा, उनको कुछ दवाइयाँ दी, जो कुछ अर्जेंट ट्रीटमेंट से कुछ अर्जेंट ट्रीटमेंट वो हमने किए। एरोसॉल ट्रीटमेंट सुप्रीम कोर्ट के नॉर्म्स के तहत पूरी तरह से बैन था। स्टिल हम आज भी एरोसॉल प्रोसीजर सारे बैन करके रखा है। सिर्फ हम उन पेशेंट को इमरजेंसी दे रहे हैं कि जो पेशेंट हमारे इतने समय से हम पे एक भरोसा करके कि हमारे डॉक्टर साहब हैं, कोई पेन होगा कोई दिक्कत होगा तो वो है, उनको हम एक इमरजेंसी ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं डॉक्टर दिव्या अग्रवाल बोल रही हूँ आयुष्मान हॉस्पिटल महमूदगंज वाराणसी से। मैं आजकल के पेंडेमिक में कोरोना में सभी देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लोग परेशान हो रहे हैं और ये इसके जो है संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सभी लोग इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लें। मैं गायनेकोलॉजिस्ट, मैं जो है कि स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ हूँ, इसलिए मैं स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेन के लिए बहुत ज़्यादा एडवाइस करूँगी, क्योंकि जिनकी ऑलरेडी प्रेगनेंसी है उनको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। अपने घर से बाहर न निकलें और ज़्यादा अगर बाहर निकलें बहुत ज़रूरी भी हो तो पूरे समय मास्क लगाए रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह पालन करें और पूरे समय अपने स्वास्थ्य या तो सैनिटाइज़र या फिर समय समय पे अपना साबुन से 20 सेकंड के लिए कम से कम हाथ धोती रहें। खान पान में बहुत ध्यान देना है, क्योंकि ये आपकी इम्यूनिटी ही आपको इस वायरस से बचा सकती है। तो इसलिए आप खाने पीने में जो है कि ऐसे आहार लें, संतुलित आहार लें, जिससे आपकी जो है इम्यूनिटी बढ़ सके और आपसे रोगों की से लड़ने की क्षमता बढ़ सके। लॉकडाउन में जो मरीज आए वो 125 मरीज चोट के आए, 125, जिसमें कुत्ता काटे से लेके गुल्ली डंडा, क्रिकेट की गेंद, चूना पान की चोट जो आँख में सबसे गंभीर मानी जाती है, 5 बच्चे आए। साथ में मछली का कांटा आँख में चला गया, या आपने देखा होगा एक नई तरह की चोट तीर कमान वाली चली है, जिससे कि आँखों में गंभीर चोट लग जाती है। या बहुत से लोग खेत में काम करते हैं बिना चश्मा लगाए, बकरी या गाय की सींग उनको आँख में चली जाती है। या साइकिल बांधते हैं, जब स्प्रिंग में जब लगाते हैं पीछे तो स्प्रिंग का रबर टूट जाता है, आँख में चोट गंभीर लग जाती है। और सबसे ज़्यादा मरीज आए क्रिकेट की गेंद वाले, दिन में क्रिकेट देखते हैं। और एक लड़का आया था जिसकी मोबाइल की बैटरी फट गई थी। ये सब मरीज बहुत आए, उनका इलाज हुआ। और उससे भी जरूरी जो है बीमारी क्या है आजकल, वो ये है कि ध्यान भंग हो गया लोगों का। तो मैं यही कहूँगा कि सबको नेत्रदान करना है। नेत्रदान एकदम बंद हो गया था। आई बैंक सोसाइटी बनारस ने ही पहली बार पूरी दुनिया में जब नेत्रदान बंद हो गया, तो हमारी माता जी का जब स्वर्गवास हुआ 24 अप्रैल को, तब ये सोचा गया कि अरे उनको तो मोक्ष ही नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे परिवार से 42 लोगों का आँख दान हो चुका है पिछले 32 साल में। यदि माता जी का नहीं होगा नेत्रदान तो कैसे उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। तो उसके लिए एक नई प्रक्रिया शुरू की गई, जिसको बोलते हैं क्वारंटीन द्वारा कोरोना को भगाना और सफल नेत्रदान का प्रत्यारोपण करना। इसलिए जरूरी है कि इस टेक्निक को हमने सीएमओ बनारस के साथ मिल करके एक आईडी जनरेट कराई। इस आईडी में जो डोनर फैमिली है उसका ब्लड का और नाक का जांच होता है कोरोना के लिए। यदि वो नॉर्मल आता है तो फिर उसकी आँख को 7 दिन रखते हैं। अगर मान लीजिए किसी वजह से कोरोना या कोई संक्रमण हो तो 7 दिन में अपने आप वो मर जाता है। और ये साइंटिफिक ट्रूथ है। हमने अभी तक 9 लोगों को ट्रांसप्लांट भी किया है और अभी सभी सक्सेसफुल रहे हैं, क्योंकि संक्रमण किसी को गया नहीं। तो मैं यही कहूँगा सारे तीर्थ बार ज्योतिदान एक बार, नेत्रदान नहीं ज्योतिदान शब्द है, क्योंकि काली पुतली का ही दान होता है, नेत्रदान गलत शब्द है। तो मरता है शरीर, अमर है आत्मा, ज्योतिदान से ही मिलता है स्वयं परमात्मा। तो मैं यही कहूँगा सब लोग नेत्रदान के अभियान में जुड़ें। और वाराणसी आई बैंक सोसाइटी का टोल फ्री नंबर है, जो कि सबसे ज़्यादा इस समय काम कर रही है। और हमारे यहाँ करीब 8,000 लोगों की वेटिंग लिस्ट है, जिसमें 7,200 को ट्रांसप्लांट हो चुका है। अभी भी 800 लोग वेटिंग कर रहे हैं।
तो मैं यही कहूँगा सभी लोगों से कि इस डॉक्टर्स डे के दिन सभी डॉक्टर मिल करके इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, वानसी आई बैंक के साथ जुड़ें। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम डॉक्टर तनु सिंह है। मैं एक न्यूरो साइकेट्रिस्ट हूँ और मैं भोजपुरी वाराणसी में अपनी प्राइवेट क्लिनिक में साइकेट्री पेशेंट्स देखती हूँ। लॉकडाउन की वजह से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी हैं और पेशेंट्स को बहुत प्रॉब्लम हुई है। सबसे पहले तो ये प्रॉब्लम हुई कि जिनकी दवाएं ख़त्म हो गई उन्हें समय पे दवा नहीं मिल पाई और वो हमारी क्लिनिक तक पहुंच नहीं पाए। हालांकि हमारा मेडिकल स्टोर 24 आवर्स खुला था, पर क्योंकि वो पहुंच नहीं पाए तो कई पेशेंट्स को एंग्जाइटी डिप्रेशन बहुत बढ़ गया और कई पेशेंट्स जिन्हें पहले से प्रॉब्लम नहीं थी उन्हें भी लॉकडाउन की वजह से क्योंकि दिक्कतों का सामना करना पड़ा है तो एंग्जाइटी डिप्रेशन बहुत बढ़ा है। साथ साथ कोरोना वायरस का डर कि कुछ पेशेंट्स जैसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के पेशेंट्स होते हैं जो जनरली भी बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई करते हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अब क्या नॉर्मल है, कितनी सफाई करना नॉर्मल है और कितना ज़रूरत से ज़्यादा है, तो वो पेशेंट्स भी बहुत बढ़े हैं। हमें भी एज अ डॉक्टर चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराने के लिए, सैनिटाइजेशन के लिए, मास्क के लिए बहुत रिपीटेडली बोलना पड़ रहा है। अभी भी लोग इसे अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमें तो ये लगता है कि डांटना पड़ रहा है इन चीज़ों को करवाने के लिए, जो कि सबकी सेफ्टी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जो लोग भी इस वीडियो को देखें वो अपने आप घर से बाहर निकलें, ऐसा नहीं है कि ना निकलें, लेकिन इन चीज़ों का ध्यान दें, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन। दोस्तों, मैं डॉक्टर तुलसी वाराणसी में पिछले 40 वर्ष से एक मनोवैज्ञानिक मनोचिकित्सक की तरीके से काम कर रहा हूं और मैं दवाइयों के बिना इलाज करता हूं। भारतवर्ष में लगभग 8 से 9% जनसंख्या मानसिक समस्याओं से ग्रसित है और जिसमें केवल 2 से 3% लोगों को ही दवाइयों की ज़रूरत है। बाकी को मनोवैज्ञानिक चिकित्सा के सहारे, जिसमें खासकर घबराहट, बेचैनी, एंग्जाइटी के अटैक और उलझन की समस्याएं, साइकोसोमेटिक समस्याएं, हिस्टीरिया, सर दर्द, इन सब ऐसी समस्याओं के लिए, तनाव, भय, घबराहट, इनके लिए, बच्चों की समस्याएं, इनके लिए दवाइयों की ज़रूरत नहीं है। और ये समस्याएं इस कोविड-19 के हमारे भारतवर्ष में प्रवेश करने के बाद और लॉकडाउन के बाद और बढ़ गई हैं। इसका कारण यह है कि मार्च के महीने में जब लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ, उसके बाद पहले हफ्ते में तो लोग आराम से रहे 10 दिन 15 दिन, लेकिन उसके बाद जब उनको घर के अंदर ही लॉकडाउन कंडीशन में रहना पड़ा तो उनके सामने असुरक्षा की भावना आने लगी और धीरे धीरे घबराहट और बेचैनी भी बढ़ने लगी और कईयों में तो डिप्रेशन भी बढ़ने लगा। तो इन चीज़ों को देखते हुए वो लोग हमारे पास आना तो चाहते थे, फ़ोन से भी बात करते थे, लेकिन मुझे सबसे बड़ी कठिनाई होती थी कि मैं उनके पास न जा सकता हूँ, न वो हमारे पास आ सकते हैं। तो फ़ोन पे भी उतनी आदत उन लोगों की पड़ी नहीं थी। इसके कारण समस्याएं बढ़ी हुई हैं समाज में। इस समय में लोग आना चाहते हैं, लेकिन जैसा आपको मालूम है कि कोविड की ऐसी कंडीशन है कि इसमें बहुत सोशल डिस्टेंसिंग और कई तरह की चीज़ों को रखते हुए किया जा सकता है, इसलिए हम लोग को दिक्कतें बहुत आ रही हैं। और लेकिन उसके बावजूद भी स्काइप के माध्यम से, जूम के माध्यम से, गाँव में तो लोगों के पास स्काइप है नहीं, इसलिए व्हाट्सएप के माध्यम से, यहाँ तक कि मैंने फ्री भी कर दिया कि लोग कोविड के कारण जो पैनिक अटैक हो रहे हैं उनके लिए फ्री में, हमें कोई पैसे देने की भी ज़रूरत नहीं है। वो लोग कोविड की घबराहट के लिए मुझसे फ्री में परामर्श ले सकते हैं। तो अभी भी मैं बता रहा हूँ कि कोविड के कारण किसी को दिक्कत हो रही हो तो मुझसे फ्री में मेरे फ़ोन नंबर पे फ़ोन करके, जो हमेशा ऑन रहता है 9415303557, इस पे वो मुझसे बात कर सकता है और मुझसे परामर्श ले सकता है कि क्या करें। थैंक यू। विश्वसनीय खबरें पाने